आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वन बाय वन करके पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद तो मेरे पास दो कंसेप्ट है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। पहले तो हम रेस्ट और मोशन में डिफरेंस देखेंगे। रेस्ट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ थोड़े टाइम बाद देखा, मान लो मैंने 2 सेकंड बाद देखा, वो ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ है? यहीं पे। 4 सेकंड बाद देखा, अभी भी ऑब्जेक्ट यहीं पे। 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। Clear? Means if object does not change its position with respect to time and surrounding, so then the object is in rest. And what is motion? Motion means मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, थोड़े टाइम बाद देखा मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम बाद देखा यहाँ पे आ गया। मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो मीन्स ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? मोशन में। मीन्स इफ ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time and surrounding, then the object is in motion. Clear? अगर ऑब्जेक्ट चेंज ना करे पोजीशन अपनी टाइम के अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट में है, अगर चेंज करे तो मीन्स वो मोशन में है। अब बात आती है, क्या रेस्ट एंड मोशन आपस में रिलेटिव है? यस, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है, एक पर्सन एक ही टाइम पे क्या रेस्ट और मोशन में हो सकता है? देखिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर बैठा है, ये यहाँ पे काफी सारे पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन के अंदर, तो ये जो पैसेंजर है ये रेस्ट में है। किसके अकॉर्डिंग रेस्ट में है? जो बाकी पैसेंजर है उनके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो किस कंडीशन में है? रेस्ट में। बट अगर जो ट्रेन के बाहर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन किस में है? अगर मूविंग ट्रेन है, मोशन में ट्रेन, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन मोशन में है। तो मीन्स एक ही पर्सन एक कंडीशन में रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, मीन्स दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। क्लियर? वो दोनों आपस में क्या है? रिलेटिव कंडीशन। क्लियर? आई होप रेस्ट और मोशन आपको समझ आया। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन को डिटेल में, क्योंकि हमारा टॉपिक मोशन से रिलेटेड है, तो मोशन को हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन बेसिकली 3 तरह का होता है। जो फर्स्ट होता है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? जो सेकंड टाइप होती है दैट इज सर्कुलेटरी मोशन, एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी मोशन। वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे हम इसे। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? जैसे कि नाम बता रहे लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट, तो मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है बट वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो मीन्स उसका मोशन किस टाइप का है? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एक मूविंग ट्रेन, ट्रेन में जो पर्सन हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, वो कौन सा मोशन है? उसमें रेक्टिलिनियर मोशन। एक कार है, कार बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है एक रोड पे, तो कौन से मोशन में है वो? रेक्टिलिनियर मोशन। When a body moves in a straight line, then the motion is called rectilinear motion. Clear? Now, what is circulatory motion? Circulatory means when a body moves in a circular path, then the motion is called circulatory motion. For example, fan. फैन जो है किस तरह से घूमता है? हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो वो कौन सा मोशन है? सर्कुलेटरी मोशन। या फिर हम कह सकते हैं व्हेन अ कार मूव्स इन अ सर्कल देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन मींस व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ। मींस अगर बॉडी लेफ्ट और राइट चले या अप एंड डाउन चले, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ चले, तो वो कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक का सिंपल पेंडुलम है वो इस तरह से मूव आउट करता है, उसमें कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। या फिर अगर अलग एग्जांपल ले, स्विंग, स्विंग होता है जो झूला इस तरह से चलता है, वो कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन,
circulatory motion and oscillatory motion. Clear? Okay. Now we discuss what is point mass body. Point mass body. A point mass body is that body which covers a distance much greater than its size. मतलब एक बॉडी है अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर आउट करे तो वो कौन सी बॉडी होती है? पॉइंट मास बॉडी. अ बॉडी कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस, in fact much greater distance compared to its size. अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे तो मीन्स वो कौन सी बॉडी होती है? पॉइंट मास बॉडी. एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी. मान लीजिए एक ट्रेन है. ट्रेन किसी पर्टिकुलर स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है. मीन्स दिल्ली से कहीं भी जींद तक ले लीजिए. मान लीजिए कोई एक स्टॉपेज से दूसरी स्टॉपेज तक ट्रेन जाती है. एक्चुअली ट्रेन बहुत बड़ी होती है बट जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो मीन्स वो कौन सी बॉडी है? पॉइंट मास बॉडी. बट अगर हम लें जैसे कि ट्रेन हमें पता है बहुत बड़ी है, मान लीजिए वो चली बट थोड़ा सा आगे जाके आउटर पे आके रुक गई वहीं पे, तो मीन्स अपने साइज जितना साइज था उससे उसने कम डिस्टेंस कवर किया तो मीन्स वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है. क्लियर? अगर कोई बॉडी अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, एक कार है काफी किलोमीटर तक चल सकती है तो मीन्स दिस इज अ पॉइंट मास बॉडी. हम काफी किलोमीटर तक चलते हैं तो पॉइंट मास बॉडी मीन्स अगर एक कोई भी चीज है बॉडी है अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे तो दिस इज पॉइंट मास बॉडी. क्लियर? ओके. नाउ what is frame of reference? This is also very important. Frame of reference. Actually जब हम मोशन की बात करते हैं तो हमेशा ही मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने से कार मूव आउट कर रही है तो मेरे अकॉर्डिंग वो कार जो मूव आउट कर रही है तो उसका कार का जो मोशन है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मैं मीन्स आउटसाइड द मीन्स मैं कहाँ पे खड़ी हूँ? ग्राउंड पे खड़ी हूँ तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार का वो क्या है? ग्राउंड. क्लियर? बट अगर मान लीजिए मैं कार के अंदर हूँ और हम मोशन में हैं तो मतलब उस कार का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड ना होके वो कार खुद होगी. क्लियर? मतलब जहां से हम बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन में है तो मतलब कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. क्लियर? ओके. नाउ वी डिस्कस अबाउट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ये दोनों ही क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आगे काफी सारे कंसेप्ट होते हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. What are scalar and vector quantities? Scalar quantities are those having magnitude but no direction. ये वो बॉडीज होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. बट इसके अगर ऑपोजिट में वेक्टर की बात करूं, इनका क्या होता है? हैविंग मैग्नीट्यूड एंड as well as direction. वो बॉडीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मीन्स एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 कुछ भी. मान लीजिए फॉर एग्जांपल मास. अगर मैं मास की बात करूं तो इस चीज का मास है 5 kg. 5 kg मीन्स उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? अगर मैं बात करूं लेंथ, मान लीजिए मार्कर की लेंथ कुछ भी लेंथ है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी एक इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है. सिर्फ इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है. मीन्स 2 इसकी जो भी है न्यूमेरिक वैल्यू है और सेंटीमीटर उसकी यूनिट है. ठीक है? अगर मैं मान लूँ टाइम की बात करूँ, मास लेंथ टाइम ये सब कुछ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है. 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड एक स्केलर क्वांटिटी है. तो
एक इस तरह से ये जरूरी नहीं मास लेंथ और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, या फिर बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है, वर्क होता है, एनर्जी होती है, जो कि हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स में। वो सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, मीन्स जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, वो कौन सी होती है, स्केलर। बट इसके ऑपोजिट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं, ये वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। क्लियर। मान लीजिए एक पर्सन ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो अगर वो पर्टिकुलर या तो वो इस पाथ के थ्रू जाएगा, या वो इस पाथ के थ्रू जाएगा, या इस पाथ के, मीन्स अगर पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन उसकी दे रखी है, तो वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। क्लियर। अगर मैं कहूँ एक पर्सन ने मूव करना है, 5 मीटर मूव करना है, तो वो कहीं भी जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाए, तो अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन ना मेंशन करूं तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। बट अगर मैं कहूँ मूव अ बॉडी इन वेस्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी चीज के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन मेजर की गई है, डायरेक्शन मेंशन की गई है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज और कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो सीधा ही सिंबल से रिप्रेजेंट होती है, जैसे मास है तो हम m लिख देंगे, लेंथ है तो l लिख देंगे, टाइम है तो t लिख देंगे। बट जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो सिंपल रिप्रेजेंट नहीं होती। जैसे फोर्स है, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने फोर्स लगाई एक बॉल पे, एक बॉल को मैंने फोर्स लगाया, तो एकदम से दिमाग में क्वेश्चन आता है किस डायरेक्शन में लगाई, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सीधा एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर एक एरो हेड लगता है, इस तरह से एरो हेड। जो कभी भी कोई क्वांटिटी के ऊपर अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट होगा, एरो हेड। एरो हेड से ही उसकी पहचान होती है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। आई होप you understand this concept very well. So please like it, share and subscribe my channel. Thanks.